गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे 17 अगस्त दिन रविवार का करंट अफेयर। ये आपके CGPSC प्री और मेंस साथ ही व्यापम में करंट अफेयर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज की सबसे बड़ी जो न्यूज़ है वो है चेस गेम से रिलेटेड। इसमें जो शतरंज के संबंध में अभी हाल ही 13 अगस्त को चेन्नई के 13 अगस्त को चेन्नई के रोहित कृष्णा एस ने भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर बने। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड शतरंज खिलाड़ियों वाला देश है। अब ये सारी जानकारी आपको दी गई है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अब मैं इसमें जो बताने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझने की आवश्यकता है। सबसे पहला कि आप जानते हैं कि हमारा जो विश्व विजेता है वो भारत के डी गुकेश हैं। यहाँ पे आप देखिए इसको, डी गुकेश सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन है। उन्होंने पिछले साल दिसंबर में चीन के इसको हराया था। ठीक है, उनकी उम्र इतनी थी। तो ये आजकल आप व्यापम का पैटर्न देख रहे होंगे तो उसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछ दे। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना कहाँ से आता है, ये भी याद रखना है। उसके बाद अभी हाल ही में दिव्या देशमुख ने वीमेन चेस वर्ल्ड कप जीता। ठीक, तो इसमें भी देखना, इसमें भी कन्फ्यूज़ कर सकता है कि दिव्या देशमुख ने क्या जीता। दिव्या देशमुख ने जीता वीमेन चेस वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, जबकि डी गुकेश ने क्या जीता है, इन्होंने जीता वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता। क्या जीता है, वर्ल्ड चैंपियन। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और हाल ही में हम्पी ने 2024 वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप जीता था। इसको भी आपको याद रखना। वर्ल्ड ये मैच द फॉलोइंग करके दे देगा कि वर्ल्ड चैंपियनशिप रैपिड चेस किसने जीता, एक दूसरा वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीता, विमेन चेस वर्ल्ड कप किसने जीता। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब चेस में कौन सा राज्य आगे भारत में, पूरे तमिलनाडु। ठीक है, दूसरे महाराष्ट्र, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया आपका किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी वनडे एग्ज़ाम या फिर MCQ बेस्ड जो एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। और कहाँ कहाँ हमने जीता, तो देखिए भारत में 89 ग्रैंड स्लैम है। दूसरे नंबर में चीन है जहाँ 48 ग्रैंड स्लैम वो हैं, ग्रैंड मास्टर्स हैं। ठीक है, अब इसका इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है विषाद के बादशाह हम हैं। तो क्या ये इसका इम्पोर्टेंस यहीं तक रुक जाता है कि हम याद करने की हम्पी ने रैपिड चेस चैंपियनशिप जीता, डी गुकेश ने वर्ल्ड चैंपियन बना। ठीक है, फिर वीमेंस चेस वर्ल्ड कप चेस जीतने वाली कौन है, तो दिव्या देशमुख। नहीं, आपको अगर याद होगा, मैं आपको बताऊं तो अभी इस साल के मेंस 2024 में पेपर 7 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था कि भारत में बैडमिंटन का इतिहास बताइए, का इतिहास आपको बताना था। तो यदि मैं इस पैटर्न के हिसाब से जाऊँ और पिछले 2 साल का मैं CGPSC मेंस का पैटर्न देखूँ तो उस हिसाब से आपको नहीं लगता कि ये शतरंज के बारे में भी हमें सब कुछ जान लेनी चाहिए, क्योंकि हम करेंट तो पढ़ते हैं लेकिन करेंट के बाद उससे रिलेटेड अदर एस्पेक्ट्स पे हम लोग ध्यान नहीं देते। तो ये हमारी अभी से ही हमारी आदत में होनी चाहिए कि जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन देखें और PYQ को जब एनालिसिस करें तो इस टाइप का हमको तैयारी साथ में ही शुरू कर देना चाहिए, ताकि बाद में ये नहीं लगे करेंट अलग होता है और बेसिक सब्जेक्ट अलग होता है। ऐसा नहीं है, आप पेपर 7 को करेंट से अलग कर ही नहीं सकते। इसका आपको और एग्जाम्पल आगे के स्लाइड्स में मिलेगा। तो यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है कि मेघालय से रूठे मेघ, कितना बड़ा शब्द देखिए, जिसका नाम ही पड़ा है, जिस राज्य का नाम ही मेघों के कारण, बादल के कारण, वर्षा के कारण पड़ा है मेघालय, उसी से मेघ रूठ गए हैं। इस शब्द में बहुत गहराई है, ये बताता है। तो आपको यहीं पे आपको पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए, यहीं से भाई, कि जिसका नाम ही मेघों के कारण पड़ा था वहाँ से मेघ क्यों रूठ गए, प्रश्न चिन्ह। तो आपको अगला उत्तर पता चलेगा कि जलवायु परिवर्तन के कारण सालाना बारिश 7000 मिलीमीटर तक घट चुके हैं। ठीक है, इस कारण से क्या हुआ है, आपकी मेघालय से मेघ रूठ चुके हैं। तो आगे पढ़ते हैं कि आखिर मामला है क्या। अब ये पूरा चीज़ आप पढ़ लेना। ये इसमें देखो लिखा है कि सबसे ज़्यादा बारिश के चलते गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है कौन, ये दोनों ही स्थान गीले इलाके होने के कारण। लेकिन एक वैज्ञानिक को बताते हैं कि जो सूख चुके हैं, देखिए सूखा लिखा है ना, सूख रहे धरती के सबसे गीले क्षेत्र। तो सूखा मतलब क्या,
तो आपको पता होना चाहिए सूखे का मतलब यही। देखिए, आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो देखिए ध्यान ये रखें कि वही न्यूज़पेपर आप भी पढ़ रहे हैं, वही पेपर एक रिक्शा वाला भी पढ़ रहा है, वही पेपर एक स्कूल वाला बच्चा भी पढ़ रहा है, वही न्यूज़पेपर एक बिजनेसमैन भी पढ़ रहा है। तो न्यूज़ वही है, लेकिन सबके अपने अपने लिए मायने हैं, सबके लिए अपने अपने न्यूज़ होते हैं। तो आप चूँकि पीएससी और व्यापम के अभ्यर्थी हैं, एस्पायरेंट्स हैं, तो आपको समझने की आवश्यकता है कि आपको किन चीज़ों पर ध्यान देना है। अब जैसे प्रीलिम्स में के लिए तो ये सब चीज़ है कि भाई कहाँ कितना बारिश होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। लेकिन जब आप मेंस में आते हैं तो पूरे सूखे से आपका क्या आशा है। जैसे भी आप सुने होंगे बादल फट रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, किश्तवाड़, जम्मू कश्मीर में, तो बादल फटने की घटना क्या 2 नंबर पूछते। वैसे ही यदि पूछा जाए सूखे का मतलब क्या होता है, तो आपको कहीं किसी भी किताब में इसकी परिभाषा नहीं मिलेगी। इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप करेंट अफेयर पढ़ने की आदत डालिए और कैसे पढ़ते हैं ये यहाँ से सीखिए। तो सूखे शब्द का मतलब होता है कि ऐसा स्थान, देखिए लिखे ना, यहाँ बारिश तो हो रही है लेकिन उतनी नहीं जितनी के कारण इसे सबसे गीले स्थान का तमगा मिला था। अर्थात पूर्व समय में जितनी वर्षा होती थी उसकी तुलना में अब कम मात्रा में वर्षा हो रही थी, जिसके कारण इसको जिस गीले क्षेत्र के नाम से जाना जाता था वो तमगा नहीं रहा, वो उपाधि जो उसके सामने रिकॉर्ड उसके था उसके पास नहीं रही, इसलिए उसको सूखा क्षेत्र कहा जा रहा है। सूखे की परिभाषा आपको हाथ मिल गई, कहाँ आप खोजने निकलेंगे सूखे की परिभाषा। तो आपको ऐसे ही धीरे धीरे बूंद बूंद से सागर भरना है। आपको लगता होगा कि कैसे मेंस की तैयारी करें, तो मेंस की तैयारी मैं यहाँ से आपको इस शुरुआत है इस करंट अफेयर के माध्यम से। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मेंस का अप्रोच होना चाहिए, कैसे हम करंट अफेयर को रिलेट करके पढ़ें ताकि हमारा कंटेंट क्या हो, मजबूत हो चले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सब चीज़ लिखा है कि 2020 के बाद अचानक से यहाँ मौसम बदला है, गर्मी बढ़ी है, बारिश घटी है, यह जलवायु परिवर्तन का स्पष्ट संकेत है। मैं फिर से यहाँ इंटरलिंक कर देता हूँ। यदि आप इस बार के पेपर को देखे होंगे उसमें साफ साफ जलवायु परिवर्तन का क्या आया है, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड निबंध पूछे गए हैं। ठीक है, और तो आपको ध्यान में रहना चाहिए ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं। दूसरी, वही डॉक्टर संजय बताते हैं। अब हाँ, एक चीज़ और, आप यहाँ से एक चीज़ मैं आपको और सिखाने वाला हूँ। देखिए आपका जो ये सेशन होगा या इस तरह की करेंट अफेयर होंगी, ये आप थोड़ा सा, यदि आप में धैर्य है तो ये थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है ज़रूर, लेकिन आपको मैं दावा करता हूँ कि आपके किसी भी कोई भी बातें आपके लिए व्यर्थ नहीं होंगी, आपके सीखने के लिए होंगी। आपको ऐसा महसूस भी होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, अब ये मौसिन राम और चेरापूंजी में बारिश क्यों होती है, तो मैं आपके लिए एक बताता हूँ। जैसे ये भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है और मान लेते हैं ये कोई पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, एक इधर से वर्षा मानसून आती है, इधर से मानसून के साथ हमारी यहाँ वर्षा होती है। ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है। जब बारिश इधर से आती है और ये पहाड़ पीछे पड़ता है, तो बारिश इधर से आगे टकराएगी, क्योंकि बारिश का वेग है मानसून हवाओं के साथ, तो चढ़ेगा, इधर चढ़ेगी। लेकिन कितना दूर तक चढ़ जाएगी, तो एक समय आप इसको ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट इसका समझेंगे। लेकिन एक समय के बाद या एक सीमा के बाद ये ऊपर मानसून के साथ जो नमी होती है वो नहीं चढ़ पाती और यहीं पे बहुत सारा बारिश करा देती है। तो सेम, तो आप पूछेंगे तो इसका मौसिन राम और चेरापूंजी से क्या संबंध है, तो आप यहाँ देखिए कि चेरापूंजी दक्षिण से उत्तर की ओर था, दक्षिण से उत्तर की ओर फैली एक गहरी घाटी है, लिखा है गहरी घाटी है, और ये उत्तरी छोर पर है। गहरी जो घाटी है ना, ये घाटी फैली हुई है ऐसे, ये घाटी है, और दोनों तरफ घाटियाँ कैसे होती हैं, दोनों तरफ पर्वत होते हैं, उसके बीच में घाटियाँ होती हैं ऐसे, ये पर्वत मानिए, और इस घाटी की उत्तरी छोर यहाँ पे फैली है, यहाँ पे है क्या, मौसिन राम। और देखिए चेरापूंजी, सॉरी, जबकि मौसिन राम घाटी के मध्य में पहाड़ी की चोटी पर, देखिए घाटी के मध्य में पहाड़ी की चोटी है, यहाँ पे स्थित है। अब ये घाटी है, ये भी घाटी है, अभी जैसे बताया मैं, जब घाटी से या मैदानी क्षेत्र से ऊपर की चोटी कितना ऊपर चढ़ जाएगा, एक सीमा के बाद वहाँ पे उससे सेचुरेशन लेवल पे आता है और सारी वर्षा वहीं पे करा दी जाती है। इसीलिए जब घाटियों से वर्षा या मानसून के साथ जो नमी ऊपर चढ़ती है और एक सीमा के बाद ये उस से अपने सेचुरेशन लेवल पार कर जाती है, तो सारी वर्षा यहीं अपनी उड़ेल देती है। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी मिल गया। जब हम ज्योग्राफी की क्लास में मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू जब चर्चा करेंगे तो इस पर और विस्तार से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब जब क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, किसमें, आपकी इंडियन ज्योग्राफी सेक्शन में या निबंध में, मैं निबंध में कैसे यूज़ करना है इसको आपको मैं सिखाऊंगा। तो आपको लिखना है, एग्जाम्पल के रूप में काम आएगा कि 5 साल पहले से जलवायु तेज़ी से बदली है, या ठंड की जगह गर्मी ठहरने लगी है यहाँ, और इसके असर से 2020 में जहाँ मौसिन राम में 17,500 मिलीमीटर सालाना बारिश हुई थी, वहीं 2024 में घटकर महज इतनी रह गई। ठीक है, बाकी सारे फैक्ट हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सारे फैक्ट आप देख सकते हैं। मैंने आपको जो बताना था कॉन्सेप्ट बताया, और कहाँ कहाँ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ सिखा दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब अगला आ गया जीएसटी, तो ये किस में काम आ सकता है, ये आपके काम आएगा इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपने कौन सा टॉपिक पढ़ा था, सबसे पहले आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, स्पोर्ट्स।
अब देखिए स्पोर्ट्स पढ़ा था आपने, आपका ये MCQ बेस्ड जो एग्ज़ाम्स होते हैं उस पर, और पेपर 7 जो मेंस का पेपर 7 पार्ट 2 में आपने इसको यूज़ किया। अगला जो आपने पढ़ा इसका यूज़ मैंने आपको बताया इंडियन जियोग्राफी में कैसे करना है, कैसे 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैंने आपको यहाँ कॉन्सेप्ट बताया इंडियन जियोग्राफी में। फिर आपका ये ऐसे में काम आ सकता है, मैं आपको इसको इंटरलिंक करके बताया। ठीक है, अब अगला आता है इंडियन इकोनॉमी। देखिए यहीं पे आप समझिए कि कैसे आप एक न्यूज़पेपर से अपने मेंस के लगभग सभी सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं। यही मैं आपको सिखाने के लिए इस प्रयास को, इस इनिशिएटिव को शुरू किया हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ जहाँ कहीं भी मुझे लगेगा कि ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है करंट से रिलेटेड, या इससे बेस्ड कैसे हम बेसिक सब्जेक्ट को तैयार करें, ये भी मैं आपको यहाँ से सिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब चूँकि यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी तो मैं पूरा नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। GST हम सभी जानते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो अप्रत्यक्ष कर है और उपभोक्ता द्वारा दुकानदारों के माध्यम से सरकार को प्रदान किया जाता है। आगे चल के जैसे यहाँ पे लिखा है कि केंद्र सरकार ने अमेरिका के टैरिफ का जवाब देने की तैयारी कर ली है। इसके लिए वस्तु एवं सेवा कर में बड़ा बदलाव करने की तैयारी से GST 2.0 या नेक्स्ट जिन GST का नाम दिया गया, इसका ऐलान शुक्रवार को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से किया। इसको दिवाली गिफ्ट कहा है। अब ये GST के 2 स्लैब होंगे। ज़रूरी चीज़ों के दाम 10% तक घटेंगे। आपको बता दूं कि अभी हमारे यहाँ 4 टैक्स स्लैब लिखा है, ये 5%, 12%, 18% और 28% है ना। सुधार के बाद 2 ही स्लैब में होंगे, 5% के स्लैब में और एक 18% के स्लैब में। अब इसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या GST जो सुधार होगा, जो 2017 में पहली बार लागू हुआ था, उसमें क्या क्या रिफॉर्म होंगे। तो पहला आप यही देख लीजिए। और इन इकोनॉमी में आप ध्यान रखेंगे, जितना अच्छा आपका टर्मिनोलॉजी होगा, जितना अच्छा आपका शब्दावली होगा, उतना ज़्यादा आप इकोनॉमी को अच्छे से समझ पाएंगे। पहला देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, GST सुधारों के 3 बड़े आधार होंगे। पहला क्या होगा, स्ट्रक्चरल सुधार। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ढांचा को स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो टैक्स ढांचे को और बेहतर किया जाएगा। ठीक, दूसरा क्या है, टैक्स दरों को तर्क संगत बनाया जाएगा। अर्थात इसका मतलब है कि जो 4 स्लैब है GST के, उसको 2 स्लैब में लाना ही तर्क संगत कहलाता है, ताकि चीज़ें सस्ती हो सके। सस्ती होने का मतलब है कि हम भारत के नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को अफोर्डेबल प्राइस में क्या करा सकें, उपलब्ध करा सकें। तीसरा क्या है, नए रजिस्ट्रेशन रिफंड को और आसान बनाना। इससे क्या होगा, इनपुट और आउटपुट टैक्स रेट्स में संतुलन आएगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट का जमा करना। अर्थात इसका सीधा मतलब ये समझिए, अब टेक्निकल ना चाहिए, जो व्यापारियों को जो टेक्निकल परेशानियों का सामना थोड़ा करना पड़ता है, उसमें उन लोग को राहत मिलेगी। इसका सीधा मतलब यही है। अब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ये जितनी सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, क्या क्या सस्ता होगा, क्या क्या नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको इसे यहाँ से बता देता हूँ। हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखिए, आपको पूछ दिया मेंस में, तो आप क्या बताएंगे, इससे देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। क्वेश्चन यही मैं आपको, देखिए क्वेश्चन बनाना भी सिखा दिया मैं, कि GST में यदि रिफॉर्म होते हैं, किसी भी तरह के रिफॉर्म होते हैं, तो उसके देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। तो आपका उत्तर ये होगा कि GDP 0.7% बढ़ेगी, और पहला GDP में वृद्धि होगी, दूसरा MSME में जॉब बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए रिफॉर्म से GDP में इतने % की वृद्धि होगी, जो हमको विकसित भारत होने के लिए चाहिए भी, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। दूसरा क्या है, 12% स्लैब वाली ज़्यादातर वस्तुएं MSME सेक्टर में आती हैं। यह स्लैब 5% में मर्ज होगा तो उद्योग ज़्यादा नौकरियां देंगे, ठेका श्रमिक बढ़ेंगे, आम आदमी का खर्च योग्य आय बढ़ेगा। नया पॉइंट आ गया ये कि खर्च योग्य आय, इसको आप इकोनॉमी पढ़ेंगे। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सपोज़ कीजिए किसी कोई आदमी है A, उसका खर्च योग्य आय का मतलब ये होता है कि आपने टोटल इनकम माइनस टैक्स या शुल्क, इसको जब घटा देते हैं, इसके बाद जो बचे, जैसे आप 100 रुपये टोटल कमाते हैं, आपको टैक्स और शुल्क में आपने 10 रुपये देने के बाद आपके पास कितना बचा, 90 रुपये। ये 90 रुपये ही आपका खर्च योग्य आय। क्या है, खर्च योग्य आय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। क्या बोलते हैं, डिस्पोजेबल इनकम। ठीक, तो इसमें बढ़ोतरी होगी, लिखा ये बढ़ेगी। खर्च योग्य आय बढ़ी, कैसे बढ़ी, अरे भाई GST का रेट कम होगा, GST का जो दर है वो कम होगा ना। तो 10 रुपये जो देते थे वो 5 रुपये दोगे, तो 100 में 5 माइनस करेंगे तो कितना हुआ, 95। तो आप पहले 90 रुपये होता था आपके पास खर्च करने के लिए, अब कितना होगा, 95 रुपये होगा। यही बात ये कह रहा है। तो देखिए, आपको किसी भी किताब में कहीं पे भी कोई क्लास भी करने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि आप सही से करेंट अफेयर न्यूज़पेपर के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अब इसको इंडियन इंटरनेशनल रिलेशन पेपर 7 से कैसे जोड़ा जा रहा है, कि ट्रंप टैरिफ का असर 15 लाख करोड़ के कपड़ा उद्योग पर पड़ेगा, लेकिन यदि हम टैक्स स्लैब को कम कर देते हैं तो इस सेक्टर में 4.7 करोड़ लोग जुड़े हैं, तो नए रिफॉर्म से कपड़ा बनाना सस्ता होगा, इनका घाटा कम होगा, उत्पादन स्थिर रखने में मदद मिलेगी। इसी सब का प्रभाव तो होगा कि भारत की GDP क्या होगी, इतने % बढ़ेगी। समझ में आ रहा है।
और क्या लाभ होंगे? सभी तरह के इंश्योरेंस का प्रीमियम भी घटेगा। यदि आप किसी इंश्योरेंस का यदि 499 रुपये मंथली भरते हैं प्रीमियम, तो हो सकता है कम हो जाए, क्योंकि जीएसटी की रेट कम होगी ना। ठीक है, ये देखिए आप लिखा है अभी जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर 18% जीएसटी, इसे 5% कर सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा है? टेक्सटाइल उद्योग को बड़ी राहत मिलेगी। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। ये आपके पेपर 5 इंडियन इकोनॉमी फर्स्ट पार्ट में काम आएगा। इससे आपको अपनी समझदारी विकसित करनी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट अगला क्या है? अगला है ट्रंप का संकेत, भारत पर 25% एक्स्ट्रा पेनाल्टी बढ़ सकती है। यहाँ आपको सिर्फ ये पूरे न्यूज़ आप पढ़ लेना एक बार। मैं आपको पहले भी, यदि आप नहीं देखे हैं तो टेलीग्राम हमारा चैनल है, टेलीग्राम CGPSC विद कबीर सर। मैं इसका इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इसका लिंक, आप देख लीजिएगा। वहाँ इसको हम डेली बेसिस पे इसको कवर करा रहे हैं, ताकि आप किसी भी खबर से अनजान ना रहें। लेकिन इस स्लाइड में आपको काम की चीज़ें ये हैं कि हमको क्या करना है। क्वेश्चन आ गया कि ट्रंप की धमकियों से या अमेरिका की विदेश नीति से हमारी विदेश नीति से संबंधित कोई क्वेश्चन आ गया, तो आपको कैसे डील करना है उससे आप देखिए। हम 40 देशों से तेल खरीदते हैं, ये सेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन। ठीक है ना। तो हम रूस से कितना तेल खरीदते हैं, आपको फैक्ट देख लीजिए। ट्रंप की पेनाल्टी धमकी क्या टिकेगी, तो कहाँ कहाँ हम वो कर सकते हैं, इसका अपील कर सकते हैं। ट्रंप रूसी तेल पर रोक लगा पाएंगे क्या? ठीक है, ये सब चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी इसका डिटेल मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आगे देखिए कमिश्नर प्रणाली लागू होगी। छत्तीसगढ़ पहली बार ऐसा होने जा रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो रायपुर के पुलिस ग्राउंड मैदान से मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। तो कमिश्नर प्रणाली क्या होती है, कलेक्टर, ये सब चीज़ें आपको समझनी है। बस मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो धारा 44 है, अभी BNS में धारा 163 हो चुकी है। ठीक है, तो क्या क्या हो सकती है, यदि आपके कोई प्रकार के डाउट होंगे, इसको ज़्यादा समझाने का बोलेंगे, इसको आप पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यदि आपको लगेगा कि इसको और समझने की आवश्यकता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब देखिए, इसमें 3 न्यूज़ है। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। देखिए, इतना सब चीज़ आपको न्यूज़पेपर में दिया रहता है, लेकिन हम ढूंढते हैं कि न्यूज़पेपर में या करंट अफेयर कैसे पढ़ें। आपको एक ही दिन में आपको इकोनॉमी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, इस सब की जानकारी डेली मिल रही है। और आपकी ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ व्यर्थ जा रही है। आपके प्रीलिम्स, व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम, प्लस सबसे इम्पोर्टेंट आपको मेंस में कंटेंट कहाँ से लाएं, जिसकी शिकायत मैं हमेशा देखता हूँ छत्तीसगढ़ में। कैसे मेंस की तैयारी करें, इस पर मैं विस्तृत चर्चा कभी करूँगा एक अलग सी वीडियो में। लेकिन मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मेंस के लिए जो कंटेंट या कैसे लिखें, इसकी शिकायत रहती है। उसी को मैं दूर करने के लिए इस प्रयास को शुरू किया हूँ, जिसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए आज के ही दिन में क्या हुआ था, विभाजन की रेखा रेड क्लिप लाइन खींची गई थी। ठीक है, 1947 ब्रिटिश वकील सिरिल रेडक्लिफ ने भारत पाकिस्तान के बीच विभाजन की रेखा सार्वजनिक की, इसे रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। ओके, अभी मिशन सुदर्शन चक्र है, क्या है पढ़ लीजिएगा कि कैसे सैन्य और सिविल स्थलों सुरक्षा पावरफुल वेपन सिस्टम तैयार किए जाएंगे। ये वेपन सुरक्षा, अब सबसे हाँ, यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूँ कि जब भी ऐसे मिशन आता है ना, तो आप लोग क्या करते हैं, हम सभी इसमें पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा ठहरना चाहिए हमको। आप सभी ने सुदर्शन चक्र देखा होगा, देखा है सुदर्शन चक्र किसका हथियार है, ये किसका हथियार है, ये भगवान कृष्ण का है। कल कृष्ण जन्माष्टमी थी ना, उसी का ये एक प्रकार से तोहफा समझिए। तो सुदर्शन चक्र आप देखे होंगे या आप कभी किसी धारावाहिक में पढ़े सुने होंगे, तो सुदर्शन चक्र से कुछ भी नहीं बचा है। इसके सामने न कोई हथियार टिक सकता है, न कोई जासूसी कर सकता है। इसीलिए इसका नाम पे रखा गया मिशन है। कहा गया है कि सुदर्शन चक्र मिशन के तहत भारत की सैन्य और सिविल स्थलों की सुरक्षा के लिए पावरफुल वेपन सिस्टम तैयार किए जाएंगे। ये वेपन सिस्टम देश की रक्षा कवच का काम करेगा। इन आधुनिक सिस्टम के लिए रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होगी, अर्थात यहाँ पे विकसित भारत के साथ आत्मनिर्भर भारत, ये समझते रहिएगा ना, इसको बना ओके जाएगा। तो ये मिशन सुदर्शन चक्र क्या है, यदि कुछ पूछ दे पेपर नंबर 7 के पार्ट 2 में या फिर प्रीलिम्स में, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, अब देखिए आप इतने दिन से पॉलिटी पढ़ रहे हैं, चलो आपका नॉलेज का टेस्ट कर लिया जाए। भारतीय संविधान में 22 राजभाषाओं का उल्लेख किया गया। संविधान किस अनुसूची में वर्णित है, तो आप सभी को पता हो किस अनुसूची में है वो, जल्दी बताइए, 8वीं अनुसूची में। ठीक है ना, तो आपको यहीं पर यदि ऑप्शन में 11वीं, 6वीं, 5वीं थी, तो आपको तुरंत पढ़ लेना। 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है, बाकी ना।
ठीक है। छठवीं अनुसूची जनजाति क्षेत्रों के लिए, जनजाति क्षेत्रों में खासकर जो 4 राज्य हैं उसके लिए, और 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के लिए कि वहाँ प्रशासन कैसे चलेगा, पंचायती राज कैसे होगा, ये सब के बारे में। फिर लिखा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कौन सा द्वीप बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटा है, जहाँ बाहरी लोग को जाना मना है, तो वो है नॉर्थ सेंटिनल द्वीप। ठीक है, ये आपको करेंट अफेयर के रूप में और अपने नॉलेज टेस्ट के लिए ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, अब इस विषय पर मैं अलग से चर्चा करूँगा, क्योंकि ये आर्टिकल संविधान के आर्टिकल 25, 26 का मामला है। इस विषय पर हम अलग से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।